स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का हिस्ट्री का। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर पॉलिटिक्स में, राजनीति में चेंज लेकर आते हैं बहुत थोड़े से ड्यूरेशन में, बहुत थोड़े से टाइम में। तो ये रिवॉल्यूशन आई थी फ्रेंच में, फ्रांस में। तो आप मैप देख सकते हैं, स्क्रीन पे है कि फ्रांस कहाँ पर है। ठीक है, तो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 14 जुलाई 1789 को। उस दिन जो पेरिस सिटी थी वो काफ़ी अलार्मिंग स्टेट में थी। ठीक है, काफ़ी चौकन्नी थी। उस टाइम पे जो किंग थे उन्होंने जितने भी ट्रूप्स थे, यानी कि जितने भी सैनिक थे, उनको सिटी में मूव कर दिया था। और र्यूमर्स फैल गई थी, यानी कि अफवाहें फैल गई थी कि जो किंग है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है आर्मी को सिटीजन्स पर गोलियां चलाने का। तो ये सुनने के बाद 7,000 मैन और वुमेन इकट्ठे हुए, गैदर इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल्स मिलिटिया। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों की ही एक आर्मी बनाएंगे। देन उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में अंदर जाकर ये देखना शुरू किया कि वहां पर कुछ हथियार हैं कि नहीं हैं। दे ब्रोक इन टू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन अ सर्च ऑफ आर्म्स। फाइनली कुछ हंड्रेड्स ऑफ पीपल ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में गए, जहां पर उन्होंने बेस्टली, जो जेल थी, जो एक किला बंदी वाला फोर्ट्रेस प्रिजन था, जिससे लोग बहुत नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे इस जेल से, बेस्टली से, इस जगह से? क्योंकि ये एक डेस्पोटिक पावर जो थी, तानाशाही पावर को शो करता था किंग की। तो वो लोग वहां पर गए तो उनको वहां पे होर्डेड, जमा हुआ हथियार मिला। ठीक है, जिसको उन्होंने यूज किया। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition. In the armed fight, वहाँ पर जो उनकी लड़ाई हुई उसमें क्या हुआ, जो वहाँ के कमांडर थे वो मारे गए और उन्होंने वहाँ के जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया। ठीक है, हालांकि वो केवल 7 ही थे, लेकिन दे फील हैप्पी कि दे रिलीज देम। ठीक है, येट द बास्टली वॉज हेटेड बाय ऑल। जो बेस्टली थी वो सबके द्वारा हेटेड की जाती थी क्योंकि वो तानाशाही पावर को शो करती थी। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड। जो किला था वहां का उसको तोड़ दिया गया, डिमोलिश, तोड़ दिया गया। और जो उसके जो स्टोन फ्रेगमेंट थे, छोटे छोटे स्टोन्स के जो टुकड़े थे, उनको मार्केट में बेच दिया गया और लोगों ने उन टुकड़ों को खरीदा भी, सो दैट कि वो उसको एक यादगार रूप में रख सकें। सोवनियर क्या होता है? यादगार रूप में। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep as souvenir to its destruction. अब बात आती है कि उस दिन के बाद जो ये दंगे हुए पेरिस में, उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स की एक चेन स्टार्ट हो गई जो लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। और ये जो बहुत सारे लोग थे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसकी वजह से? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड था उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। इस इवेंट के बाद हिस्टोरियंस ने ये देखा कि ये सिर्फ बिगनिंग थी, शुरुआत थी कुछ ऐसे इवेंट्स की जो कि अल्टीमेटली कहाँ पर पहुंचे? जिन्होंने एग्जीक्यूशन कराया, जिन्होंने डेथ कराई, किसकी? किंग ऑफ फ्रांस की। हालांकि उस टाइम जब ये हो रहा था ये किसी ने भी आउटकम एंटिसिपेट नहीं किया था, किसी ने भी सोचा नहीं था। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? किस तरीके से, जैसे कि 14 जुलाई 1789 को किस तरीके से पेरिस की सिटी में जो ट्रूप्स थे वो मूव हुए, फिर किस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, मैन वुमेन्स, उन्होंने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को तोड़ा, वो बास्टली जेल में गए, वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो कमांडर थे उनकी मृत्यु हुई, प्रिजनर्स को रिलीज किया। और ये सब प्रोटेस्ट किस वजह से हो रहा था? हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड की वजह से। तो ऐसी क्या कंडीशंस थी, ऐसे क्या सरकमस्टांसेस थी कि फ्रांस के जो सिटीजन्स थे उनको रिवॉल्यूशन करना पड़ा? तो चलिए यही हम देखते हैं कि पीछे क्या क्या रहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो इसको देखने के लिए पहले तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ की सोसाइटी कैसे थी और वहाँ के राजा कैसे थे और वहाँ के राज्य के हालात कैसे थे। ठीक है, तो इन 1774 लुईस 16 गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, असेंड द थ्रोन, यानी कि जो ताज था उसको लेते हैं लुईस 16। ठीक है, ये बोर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी शादी हुई 20 साल की उम्र में
किससे? ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से, ऑस्ट्रेलियन की जो राजकुमारी थी उनसे, जिनका नाम था मारिया एंटोनेट। ठीक है, और ये जब भी राजा को सलाह देती थी तभी कुछ बुरा हो जाता था। ये बहुत ही बुरी सलाहकार थी। जब उन्होंने ताज को ग्रहण किया, जब वो गद्दी पर बैठे, अपॉन हिज असेशन द न्यू किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजर, जो खजाना था राज्य का वो खाली था। ये खजाना उनको खाली क्यों मिला? क्योंकि काफ़ी टाइम से वॉर चल रहे थे। ठीक है, जिन्होंने वॉर पर सैनिकों के लिए खर्चा होता है, हथियारों पे खर्चा होता है, तो वॉर की वजह से जो भी राज्य कोष था, जो भी ट्रेजरी थी, वो क्या हो गई? बिल्कुल खाली थी। अब और भी सारी चीज़ें, क्या हुआ कि जो एक पैलेस ऑफ वर्सेलिस है, ठीक है, वो बहुत ही महंगा कोर्ट है, बहुत ही सुंदर और भव्य प्लेस है, जिसको कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसने भी अपना हिस्सा निभाया इस ट्रेजरी को खाली करने में। अब बात आती है कि जो लुइस 16 थे, उन्होंने अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को किससे आज़ाद करवाया? ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन की अंडर थी 13 की 13 कॉलोनी, और लुइस 16 ने इनको आज़ाद कराने में हेल्प की। तो ये जब वार लड़े गए तो इससे भी ट्रेजरी पर काफ़ी इफेक्ट आया। जो ट्रेजरी ऑलरेडी 2 बिलियन लीवर्स से की कर्जदार थी, उसमें 1 बिलियन और क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ये लीवर्स क्या है? लीवर्स क्या है? ये वहाँ की फ्रांस की उस टाइम की करेंसी थी। तो अब हुआ क्या कि जो जिससे फ्रांस ने उधार लिया था, स्टेट क्रेडिट लिया था, उन्होंने 10% ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, 10% ज़्यादा ब्याज लेना शुरू कर दिया, और फ्रेंच गवर्नमेंट केवल ब्याज ही पे कर पाती थी। French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone to meet its regular expenses। तो ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जो लोग वहाँ पर पैलेस में काम कर रहे होंगे, आर्मी होगी, कोर्ट होगा, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सभी को क्या है? उनकी सैलरीज वगैरह भी देनी है, तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस को भी मीट करना था। तो अगेन एम्प्टी ट्रेजर हुआ। तो इससे इन्होंने क्या किया? इन सब की डिमांड को मीट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कि भाई जनता से ही पैसे ले लेते हैं, ठीक है, जनता से ले लेते हैं और फिर इन ऑफिशियल्स को दे देते हैं, वॉर के जो पैसे हैं, ये जो उधार लिए हैं, उनको किसी तरीके से पे कर देते हैं। अब जनता में भी ये देखो कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी, ठीक है, वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, लेकिन एक ही जो स्टेट था, थर्ड स्टेट था, सिर्फ वही टैक्स पे करता था। बाकी जो ऊपर के 2 स्टेट थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। तो डेफिनेटली जो लोअर लेवल पर लोग हैं, ठीक है, थर्ड स्टेट में जो लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी चीज़ें महंगी होंगी, उन्हीं को फेस करना पड़ेगा। ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए, लोग अपनी जो बेसिक नीड होती हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो इन सर्कमस्टांसिस में केवल एक ही ऑप्शन बचा था कि रिवॉल्यूशन किया जाए। ठीक है, तो उस टाइम जो सोसाइटी थी, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दैट डेटेड बैक टू द मिडल एज, यानी कि ये मिडल जो एज थी उस टाइम से ही पार्ट था किसका? फ्रांस का। और जब भी आपके चैप्टर में ओल्ड रेजेम आएगा, ठीक है, उसका मतलब है कि ये उस सोसाइटी को रेफर कर रहा है जो कि 1789 के पहले थी फ्रांस में। तो अभी एक बार हम देख लेते हैं कि जो 3 स्टेट हमने बात की उसमें कौन कौन होते हैं। जो फर्स्ट स्टेट है उसमें क्लर्जी लोग, यानी कि जो चर्च के प्रिस्ट होते हैं वो लोग आते थे। ठीक है, सेकंड स्टेट में आपके जो नोबिलिटी हैं, जो लोग वर्किंग है या फिर जो राज्य से बिलोंग करते हैं वो लोग आते थे। थर्ड स्टेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफिशियल लायर्स वगैरह हैं, या फिर पीजेंट्स हैं, आर्टिजियंस हैं, यानी कि जो आर्टिजन मतलब कि जो लोग अपना खुद का कुछ सामान वगैरह बनाते हैं, स्मॉल पीजेंट्स हैं, और जिनके पास भूमि नहीं है वो हैं, सर्वेंट्स हैं। तो थर्ड स्टेट यानी कि यही स्टेट क्या करती थी? टैक्स पे करती थी। ना तो चर्च को ही जो टैक्स पे करना होता था, ना ही नोबिलिटी को। नोबिलिटी यानी कि जो भी राज्य से संबंधित लोग थे या फिर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो लोग भी टैक्स नहीं पे करते थे। तो मेनली जो टैक्स पे किया जाता था लोअर लेवल पर लोगों के द्वारा पे किया जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। और दूसरा हम बाकी और क्या क्या रीज़न रहे
फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस तरीके से आगे बढ़ा, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।